Hello students, good morning and welcome to daily news analysis of the Indian Express। आज तारीख है 2 अगस्त, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट न्यूज़ है कि यहाँ पर चीता प्रोजेक्ट में जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए थे उसमें काफ़ी डेथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो फॉरेन एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई थी जिसमें फॉरेन एक्सपर्ट्स भी अलाउ किए गए थे, तो उनका कहना है कि हमें कभी मीटिंग में इनवाइट किया ही नहीं गया। वी वर केप्ट इन डार्क अबाउट दिस चीता डेथ एंड ऑल। ओके, तो इतना कोई काम की न्यूज़ नहीं है। सेकंड इज वायलेंस स्प्रेड टू पार्ट ऑफ गुड़गांव, सीएम सेज कॉन्स्पिरेसी। तो कल वहां पर कुछ मॉस्क को डैमेज किया गया है, शॉप को डैमेज किया गया है, एक इमाम को मारा भी गया है। सो खैर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इम्पोर्टेंट। नो लॉ एंड ऑर्डर लेफ्ट इन मणिपुर। तो यहाँ पे फिर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि स्टेट पुलिस इज टोटली इनकेपेबल, और इसको आप जुडिशियल एक्टिविज्म की कैटेगरी में रख सकते हो। जुडिशियल ओवररीच तो नहीं कहेंगे। ओवररीच तो होती है कि गवर्नमेंट को मौका दिए बिना ही आप इंटरफेयर करो, बट गवर्नमेंट से काफी बार सवाल जवाब कर चुका है कोर्ट। ऑलराइट, तो यू कैन से काइंड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज दिस, क्योंकि वैसे ही डोमेन नहीं है। हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर में देखते हैं ना, सबका अपना अपना डोमेन है, लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का एंड जुडिशरी का। बट जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के डोमेन में इंटरफेयर करना पड़ रहा है यहाँ पर, तो बिकॉज सिचुएशन कुछ ज्यादा खराब है वहाँ। पटना हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आप कास्ट सर्वे, दैट इज जातिगत जनगणना, करवा सकते हो। ऑलराइट, अब ये हमारे काम की न्यूज है। 20% ऑफ टाइगर एरिया हैज लेस देन 1% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ टोटल टाइगर्स जो हैं अभी 22 सेंसस के हिसाब से 3682, 3682 हो गए। ओके, लेकिन अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे आप एरिया वाइज, तो प्रॉब्लम है वहां पर। जैसे टोटल हमारे यहाँ भी कितने टाइगर रिजर्व है, 53। ओके, तो उसमें से टॉप 16 देखें तो उनका एरिया है 19%, बट वो होल्ड करते हैं ऑलमोस्ट 45% ऑफ द टाइगर्स। और बॉटम 14 को देखिए, एरिया तो है 17%, बट होल्ड कितना करें, जस्ट लेस देन 1% टाइगर्स। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं इसका डिस्ट्रीब्यूशन को भी चेक करने की जरूरत है। इवन आई थिंक मिजोरम में एक टाइगर रिजर्व है, वहां पर एक भी टाइगर नहीं है। ऐसे ही कुछ शायद झारखंड में भी है, वहां भी कोई टाइगर नहीं है। एनीवे, हमारे एग्जाम के लिए काम का है, हमारे पास हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी कहाँ पर है, लोवेस्ट टाइगर डेंसिटी कहाँ पर है। तो सबसे हाईएस्ट है कॉर्बेट में, उसके बाद मधुमलई में, एंड लोवेस्ट टाइगर्स की बात की जाए तो ये है सह्याद्री में एंड सतकोशिया में सेकंड नंबर पर। ओके, ये हमारे काम का है। फिर अभी जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था वो था रामगढ़, विषधारी, रानीपुर। लेट्स गो अहेड। देखिए, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल है ना, इसके ऊपर थोड़े दिन वेट कीजिए। जैसे ही पास होगा उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी एक्सपर्ट जो अपने ओपिनियन दे रहे हैं, इस पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या फेवर कर रहे हैं, वो मत पढ़िए, वो भी काम करनी है। एक बार पास हो जाने दीजिए इस बिल को, एक्ट बन जाए, उसके बाद हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, ये सब सिटी न्यूज़ है। यहाँ पर दिल्ली सर्विस बिल, यानी कि जो दिल्ली के ऑफिशियल्स हैं उनका कंट्रोल सेंटर के हाथ में रहेगा, ना कि दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में। तो इसका बिल शायद लोकसभा से तो पास हो गया है, राज्यसभा से भी ऑलमोस्ट हो जाएगा, बिकॉज एनडीए ने नंबर मस्टर कर लिए हैं विद द सपोर्ट ऑफ बीजेडी एंड वाईएसआर कांग्रेस। ओके, तो इट विल डेफिनेटली पास फ्रॉम राज्यसभा ऑल्सो नाउ। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी इंट्रोड्यूस होगा, जब पास हो जाएगा उस पर बात करेंगे। यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन और इसको प्रेस को लेकर कुछ बिल हैं, अगर पास होता है और हमें कुछ अपने काम का लगता है तो देखेंगे, वरना अदरवाइज वो इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिखता है। यहाँ पर आपको पता है एक स्कीम लॉन्च की गई थी कोविड के टाइम पे, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, स्वनिधि नाम से। ओके, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि, जहाँ पर आपको 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा था। राइट, तो उसी को थोड़ा सा एक्सपैंड किया है और इन्होंने नया टारगेट सेट किया है कि अब हम 60 लाख न्यू लोन डिस्पर्स करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स। राइट, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, दैट इज स्वनिधि, launched during COVID pandemic and the resultant lockdown to provide street vendors with a small working capital loans of rupees 10,000 each। ऑलराइट, उस वक्त जब लॉन्च किया था तब इन्होंने 50 लाख बेनिफिशरीज टारगेट किए थे, अभी टारगेट कर रहे हैं 63 लाख बेनिफिशरीज। मैंने चंद्रयान के बारे में आपको बताया था कि अर्थ के ऑर्बिट में इसको धीरे धीरे रेज किया जाएगा, और फिर जब ये चांद के करीब पहुंच जाएगा तो फिर इसको धीरे धीरे डिसेंड किया जाएगा चांद के ऑर्बिट में। ओके, फिर फाइनली लैंडिंग कराई जाएगी। ये बात हम कर चुके हैं।
आज हमारे पास एडिटोरियल काफ़ी हैं काम के, तो हम उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल पर है, इसका अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, जैसे ये एक्ट बन जाएगा विल टॉक अबाउट इट। यहाँ पे आइए, डिप इन टाइगर नंबर। नाउ द डेटा शो डिप इन टाइगर नंबर्स इन तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, Odisha, parts of northeast and western Ghats. 18 reserves, most of them in these areas have less than 10 big cats left. Okay, यानी कि कुछ स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टाइगर कंजर्वेशन में, बट कुछ स्टेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड ये भी ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि टाइगर पूरे इंडिया में सेम ही है। इट हैज इट्स distinct genetic varieties like Odisha, southern western Ghats and northeast India have genetically distinct varieties of tiger. लेकिन हो क्या रहा है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटाट्स होने की वजह से ये टाइगर आउटसाइड मूव कर जाते हैं। ओके, एक जगह से दूसरी जगह, और फिर इनके बीच में इनब्रीडिंग हो रही है। अलग अलग टाइगर जो अलग अलग वेराइटीज है टाइगर की, इनके बीच में इनब्रीडिंग हो रही है, चाहे वो वेस्टर्न घाट से निकल के उड़ीसा चला जाए। ओके, तो ये सही नहीं है। सेकंड, कंट्री इज नाउ होम टू 75% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन। वर्ल्ड के 75 टाइगर हमारे यहाँ। और मैंने आपको उस दिन जब कुछ बातें बताई थी, लाइक जो ग्लोबल टारगेट सेट किया गया था 22 तक डबल करने का, तो उसमें मैंने आपको बताया था, ये बात ध्यान रखिएगा कि नेपाल वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अचीव द टारगेट, इंडिया नहीं था। इस तरह के स्टेटमेंट आपको प्रीलिम्स में कंफ्यूज करेंगे। नाउ इट्स टाइम दैट वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इज बिल्ट ऑन जेनेटिक स्टडीज। अब आपने कंजर्व कर लिए हैं, ठीक है, 75% वर्ल्ड के आपके पास भी हैं, बट अब टाइम है जहां आप जेनेटिक स्टडीज पे ज़्यादा ध्यान दें, इनमें जो वेराइटीज है अंदर। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर के हैं, ये डेटा में निकल के आया है 785, बट इस 785 में से ऑलमोस्ट 350 टाइगर्स लीव आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। अब जब आप आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज में टाइगर आते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है। तो करीब 20 से ज़्यादा टाइगर्स की मौत हुई है पिछले 6 साल में ड्यू टू ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। ऑलराइट, क्योंकि हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थोड़ा अंडर स्टाफ्ड है, इल इक्विप्ड है। ऑलराइट, देन विद फॉरेस्ट श्रिंकिंग टाइगर्स आर वेंचरिंग इनटू ह्यूमन हैबिटाट्स। ऑलराइट, दैट्स इट। ये सब सपने दिखाने वाली बातें, ये सब मत पढ़ा कीजिए आर्टिकल्स, उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है प्रोग्राम का। चलिए, अगेन हम आते हैं मिताई एंड कुकीज़ के रीज़न पर। तो अगर आप में से कुछ लोग जो पहली बार सेशन देख रहे हैं, मैं पहले ये सब डिस्कस कर चुका हूँ। एक है हमारी इम्फाल वैली, ठीक है, और दूसरे हैं हमारे हिल एरियाज। हिल एरियाज में हमारे पास है कुकीज़, और वैलीज में रहते हैं मिताई, ठीक है, ये है मेजोरिटी। और ये मेजोरिटी यहीं से आते हैं हमारे जो मणिपुर के सीएम है वो, ठीक है। मेजोरिटी में तो पॉपुलेशन वाइज मोर देन 50%। एंड कुकीज जनरली मिताई ब्लेम करते हैं कि ये लोग म्यांमार से आए हुए इलीगल माइग्रेंट्स हैं, म्यांमार से इलीगली एंटर हुए माइग्रेंट्स हैं, ठीक है। दीज आर मोस्टली क्रिश्चियन एंड दीज मिताईज आर मोस्टली हिंदू। इन्हें मिलता है बेनिफिट रिजर्वेशन का, जबकि इन्हें नहीं मिल रहा है बेनिफिट रिजर्वेशन का। इसलिए जब मणिपुर हाई कोर्ट ने इनको रिजर्वेशन की देने की बात कही, तब उसके बाद से ही शुरू हुआ है ये पूरा लड़ाई झगड़ा, ठीक है। हाई कोर्ट के जजमेंट से ही शुरुआत हुई है इस सबकी। तो आपको इतनी तो बात समझ में आ गई। दूसरा, अब देखिए इनके क्लेम्स क्या हैं, ये क्या कहते हैं कुकीज के बारे में। पहला, दैट दे आर इलीगल माइग्रेंट्स। ऑलराइट, दे आर क्लियरिंग दी फॉरेस्ट फॉर देयर सेटलमेंट वगैरह, ठीक है, और इस वजह से यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। ये इनके एलिगेशन है अगेंस्ट दी कुकीज। थर्ड, दे डू दी पॉपी कल्टीवेशन, और इस तरीके से ये लोग ड्रग्स की लत लगा रहे हैं हमारे यूथ को, मिताइस को। ऑलराइट, अब कुकीज का क्या कहना है मिताइस के बारे में। ये कहते हैं कि ये लोग हमारे लैंड कैप्चर करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, ये कहते हैं कि यस हम लोग पॉपी कल्टीवेशन करते हैं, बट इसका जो मेजर बेनिफिट है वो इम्फाल वैली, यानी ये मिताइस इम्फाल वैली में रहने वाले पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन लेकर जाते हैं। हम तो सिर्फ सब्सिस्टेंस लेवल पे ही करते हैं अपनी छोटी सी लाइवलीहुड के लिए। ऑलराइट, और दूसरा ये कहते हैं कि दीज मिताइस दे आर हैविंग फुल स्टेट सपोर्ट एंड दे कैरी वेपन, दे आर काइंड ऑफ मिलिटिया, क्योंकि जो हमें परेशान करते हैं। तो ये पूरा इनका बेसिक है जो मैंने आपको बता दिया कि सिचुएशन क्या हुई है वहाँ पर।
आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस बात को नोट करना, जो आप अपने एग्जाम में लिखना चाहिए कि स्टेट इज एब्सेंट इन इट्स फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट सिविलियंस। राइट। बाकी यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है वही सब बातें जो मैंने आपको ऊपर बताई है। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने लिखा है साउथ एशिया इज ओपन फॉर बिजनेस। तो ये हमारा जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया यानी क्या है, जो हमारे सार्क कंट्री से भाई। राइट। तो इन्हीं के बीच में कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, सबसे लीस्ट कनेक्टेड रीजन माना जाता है वर्ल्ड में साउथ एशिया। और जब कनेक्टिविटी नहीं होगी तो ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस, ये सब बहुत कम होता है। ठीक है, तो देखिए अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जरा इमेजिन कीजिए क्या हो रहा है इस वक्त। इकोनॉमिक इश्यूज से कौन सी कंट्रीज परेशान है? पहला तो पाकिस्तान। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सिचुएशन। पाकिस्तान है, श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका चल रहा है डेट क्राइसिस में, थैंक्स टू चाइना। और पाकिस्तान भी इसी तरह के डेट क्राइसिस में चल रहा है। तो अब इसने क्या किया है कि अपने यहाँ पर काफ़ी सारी लिस्ट बनाई है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स की। अराउंड इन्होंने मेजर 28 मेजर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाई है, जो ये लोग फॉरेनर्स को जिसमें इन्वाइट करना चाहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या आप कह सकते हैं काइंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं अपने इन एसेट्स का। ओके। एंड किस पर डिपेंड कर रहे हैं ज़्यादा फंडिंग के लिए? गल्फ कंट्रीज पे, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, क्योंकि इनके पास बहुत बेहिसाब दौलत है। चाइना नहीं करता है ऐसे में इन्वेस्ट। वो चाइना सिर्फ सी पैक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके रखा है, वो भी क्योंकि स्ट्रेटेजिकली उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको एक्सेस मिल जाता है अपने इंटीरियर टेरिटरी को अरेबियन सी से कनेक्ट करने का। ओके। चाइना सिर्फ सी पैक में इन्वॉल्व है। हालांकि इनकी पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है ड्यू टू इंडिया एंगल। तो इनकी जो डेट क्राइसिस है, तो अब इस वजह से क्या हो रहा है, दोनों को ही मजबूरी में अपनी इकोनॉमिक ओपननेस बढ़ानी पड़ रही है। Okay? ये पाकिस्तान को साइड रखिए, श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। सेम ऊपर नेपाल भी ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा है, एंड वो भी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है इंडिया के साथ। वो लैंड लॉक भी है, उसके पास कोई पोर्ट एक्सेस नहीं है, कोई सी एक्सेस नहीं है, वो ट्रेड करे तो करे कैसे? ठीक है, या तो वो इंडिया के पास जाएगा या बांग्लादेश के पास जाएगा। बांग्लादेश के पास जाने के लिए भी इंडिया से होते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से इकोनॉमिक ओपननेस की एक अपॉर्चुनिटीज निकल के सामने आ रही है। दूसरा, इंडिया की तरफ से क्या है, हमने भी अपनी नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लगा रखी है। राइट, नेबरहुड फर्स्ट। तो हम भी चाहते हैं कि हम अपने आसपास की कंट्रीज के साथ पहले ज्यादा एंगेज करें रादर देन एंगेजिंग इन विद द वर्ल्ड। तो ये पहला एंगल बन रहा है। दूसरा, इवन वर्ल्ड ओवर की जो कंट्रीज हैं, यूएसए हो गई, जापान हो गई, ये भी काफी फंड सपोर्ट कर रही हैं कि इंडिया अपने नेबरहुड के साथ ज्यादा इंटीग्रेट हो पाए। अब ये सोचिए कि ये क्यों कर रहे हैं, इनको क्या मिल रहा है इससे? इन्हें ये मिल रहा है कि इंडिया की नेबरहुड की जो कंट्रीज हैं उसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट कम किया जा सके। और क्योंकि इंडिया फिर भी एक बार डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक रिलायबल कंट्री है, एक पीस लविंग कंट्री है, असर्टिव नहीं है ज्यादा चाइना की तरफ। तो वो चाइना को थोड़ा डिस्टेंस पे रखने के लिए फ्रॉम नेपाल, भूटान, मॉलडीव्स, ये इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जितना ज्यादा हो सके यहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कीजिए। ऑलराइट। तो ये जो तीन फैक्टर निकल के आते हैं, इन कंट्रीज की इकोनॉमिक ओपननेस, इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एंड ये वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट, ये तीनों से मिलके हम करना चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। क्लियर? यहां तक की पिक्चर समझ में आई? अब आपको आर्टिकल समझ में आ जाएगा। साउथ एशिया इज द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन एंड insufficiently connected to the world. There is a belief that road to regional integration in the subcontinent must necessarily run through SAARC. बट हमें पता है कि सार्क डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, उसकी मीटिंग ही नहीं हुई है 2015 या 16 के बाद से। ओके, सो एंडलेस कन्फ्लिक्ट reinforce the lack of political appetite for cross border commercial engagement. बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से यहाँ पर कभी एक दूसरे पे पॉलिटिकल ट्रस्ट बिल्ड हो ही नहीं पाया। इंडिया पाकिस्तान का ट्रस्ट आपको पता, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर इश्यूज आपको पता ही है। और श्रीलंका के साथ भी इश्यूज हैं। वहाँ 30 साल तो इंसर्जेंसी चलती रही लिट्टे की, और श्रीलंका में ऐसा परसेप्शन रहा कि लिट्टे को इंडिया ने सपोर्ट किया है, स्पेशली ड्यूरिंग इंदिरा गांधी रिजी। और राजीव गांधी के टाइम वो सब रिवर्स हुआ। कचरदीवो आइलैंड को लेकर इश्यूज हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे कुछ मैरीटाइम इश्यूज थे जो अभी शायद 2 साल पहले ही सॉल्व हुए हैं, आफ्टर एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने जब उस पर जो अवार्ड दिया तो इंडिया ने उसको एक्सेप्ट किया। और नेपाल के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, क्योंकि वो कहता है कि वो काला पानी वाला एरिया है जो उत्तराखंड में, वो हमारा है। ठीक है, तो नेपाल ने बेवजह एक इशू क्रिएट कर लिया है वहाँ पर। और बांग्लादेश के साथ हमने अभी कुछ साल पहले ही लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया है, जिसमें हमने एनक्लेव्स स्वैप किए हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्प्यूट्स थे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इनकी वजह से कमर्शियल एंगेजमेंट उतना अच्छा हो नहीं पाया है।
दूसरा सेम बात बोल रहा है, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एमिड्स पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। अब शेयर की बात करें तो शेयर ऑफ इंट्रा रीजनल ट्रेड विद इन सार कंट्रीज आपस में जितना ट्रेड करती है ना, वो थोड़ा तो ग्रो हुआ है 2% से 6% तक, बट अगेन अपने पोटेंशियल से बहुत कम है। ऑलराइट, SAARC is moribund. Last summit was held in 2014. Has not meant any progress in regional economic integration. But Pakistan is not interested. पाकिस्तान इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इसमें सार्क में अब बिल्कुल भी। Right? वो गल्फ कंट्रीज की तरफ देख रहा है, वो चाइना की तरफ देख रहा है, वो इधर इन्वॉल्व होना ही नहीं चाह रहा है। इट इज इन नो मूड टू ओपन इट्स इकोनॉमी फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉपरेशन विद इंडिया। और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सपोज ये है पाकिस्तान, जो भी है जैसा भी समझना। देखिए, अब ऊपर आता है एक तुर्कमेनिस्तान की कंट्री, ठीक है, और इधर है अफगानिस्तान, इधर है ईरान। ईरान के और यहाँ पर है हमारा इंडिया। तो यहाँ से हम लाना चाहते थे आईपीआई पाइपलाइन। और जब कोई पाइपलाइन आपकी टेरिटरी से पास होती है तो आपको हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसे दिए जाते हैं, जस्ट वो पाइपलाइन पास होने के, और कुछ नहीं देना है आपको, ठीक है। दूसरा तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान से हम लोग लाना चाहते थे तापी पाइपलाइन। ऑलराइट, ये दोनों प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि उसने वो कश्मीर नाम का चश्मा लगा रखा है कि जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और इंडिया अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है अब कि टेररिज्म जब तक आपकी तरफ से बंद नहीं होगा तब तक हमें आपके साथ कोई रिलेशन रखने नहीं है। दूसरा, तुर्कमेनिस्तान के ऊपर पूरा आ जाता है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशियन कंट्रीज चाहती है इंडिया से एंगेजमेंट, हम भी चाहते हैं उनसे एंगेजमेंट, लेकिन ये जो ये रुक के बैठा है ना रास्ता, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, हम ईरान की तरफ गए, ईरान से अफगानिस्तान गए, फिर सेंट्रल एशिया गए। अगेन रूट लॉन्ग हो जाता है, बस इतनी सी बात आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नाउ देयर इज रिन्यूड प्रेशर टू अंडरस्टैंड टू अंडरटेक इकोनॉमिक रिफॉर्म इन श्रीलंका एंड पाकिस्तान। ओके, उनको रिफॉर्म लेने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान का ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो इनवाइट कर रहा है अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। श्रीलंका का ही मैं आपको बता चुका हूँ, चाइना के डेट क्राइसिस के बाद वो इंडिया की तरफ ज़्यादा बैंड हो रहा है, ठीक है। वो उस चीज ग्लोबल वैल्यू चेन को ज्वाइन करना चाहता है कि कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं तो उसके लिए उसमें हम भी इंगेज हो सकें। नेपाल श्रीलंका आर टुडे मोर ओपन टू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कनेक्टिविटी। तो मैंने आपको बताया, पहला डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद इंडिया। Pakistan is turning to the Gulf to end its dependence on loan and bailouts. Pakistan announced list of 28 major projects open for investment from UAE, Saudi, and Qatar. Alright. India's relative economic weight in the world has grown. Commercial ties with its neighbors have increased. ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो बांग्लादेश को हम करीब 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 एक्सपोर्ट करते हैं $16 बिलियन का। ओके, नेपाल को एक्सपोर्ट करते हैं $6 बिलियन का, जो कि काफी अच्छा है, क्योंकि हम जापान को भी $6 बिलियन के एक्सपोर्ट करते हैं, तो इतने ही हम नेपाल को भी कर रहे हैं, दैट्स गुड थिंग। नाउ इंडियाज ट्रेड पोटेंशियल विद पाकिस्तान हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी एज हाई एज $37 बिलियन। इतना ट्रेड पोटेंशियल है पाकिस्तान के पास, काफी रिजर्व्स हैं, ऑयल गैस के रिजर्व भी अच्छे खासे हैं, बट वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं ठीक से, टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास। नाउ दिल्ली कुड हाउएवर प्रमोट एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान थ्रू थर्ड कंट्री। तो बस हम ये कर सकते हैं, जैसे हमें अपने यहाँ की जेम्स एंड ज्वेलरी अगर पाकिस्तान बेचनी है तो वी कैन गो टू दुबई एंड वाया दुबई वी कैन एक्सपोर्ट इट टू पाकिस्तान। दैट इज द ओनली वे। अगर डायरेक्ट डील नहीं कर सकते तो आप थर्ड कंट्री से होते हुए डील कर लीजिए। नाउ ट्रांसबॉर्डर प्रोजेक्ट्स टू प्रमोट रेल, रोड, एनर्जी, पावर, फाइनेंशियल एंड डिजिटल कनेक्टिविटी हैव ऑल गेन न्यू इम्पेटस इन इंडियाज एंगेजमेंट विद इट्स नेबर, ठीक है। तो आपको पता है कि हमने काफी सारे पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं बांग्लादेश में, ठीक है। श्रीलंका में अडानी ग्रुप ने एक विंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, ऑलराइट। काफी सारे रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है। श्रीलंका के साथ भी फेरी सर्विसेज शुरू की जा रही हैं। उसके बाद आपने यूपीआई का यूज देखा, नेपाल ने इसको एक्सेप्ट किया है, भूटान ने किया है, श्रीलंका ने किया है, ऑलराइट। तो ये पार्ट है आपका डिजिटल कनेक्टिविटी का। तो एंगेजमेंट तो हमारा अपने साउथ एशियन कंट्री के साथ बढ़ रहा है। नाउ अब बात आती है जियो इकोनॉमिक की, ठीक है। तो यहाँ पे हम, मैंने आपको बताया वेस्टर्न कंट्रीज हमें सपोर्ट कर रही हैं बिकॉज दे जस्ट वांट चाइना को थोड़ा डिस्टेंस पे रखा जाए यहाँ से, ठीक है। और दूसरा, यूएस और चाइना में जो टेंशन चल रही है वो खुद भी चाहते हैं कि हमारा इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल एंगेजमेंट इंडिया के साथ अब ज्यादा बढ़े। जैसे कई यूएस कंपनीज अब इंडिया में सेटअप करना चाहती हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी है ना China+1। मतलब चाइना में जो इन्वेस्टमेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी हमें एक और सेफ जगह पर अपनी यूनिट चाहिए ताकि कल को चाइना में कोई डिस्टर्बेंस हो तो हमारा प्रोडक्शन अफेक्ट ना हो।
Alright, so de-risking their commercial ties with China and US, its allies now actively promote economic and technological engagement with India. Now, these Western countries are also promoting economic integration between India and its smaller neighbor, जैसे यूएस ने नेपाल को एनर्जी एंड रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडिया के साथ ये करने के लिए $500 million दिए मिनिमम चैलेंज ग्रांट के तौर पर। जापान इज नाउ प्रोमोटिंग सब रीजनल कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। फिर टोक्यो ने इंडिया के साथ मिलकर इंडियन ओशन में भी काफी चीजें करने की कोशिश की है टू ऑफर ए वायबल ऑल्टरनेटिव टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपने अगर पहले कभी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप पहले से तो आपने देखा होगा कि इंडिया अफ्रीका करके भी एक प्लान चलाया गया था, हालांकि मटेरियलाइज नहीं हो पाया, ताकि अफ्रीका में भी एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जा सके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। नाउ इट इज एन अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट कोलंबो इनटू पेरिस इंडो पैसिफिक रीजन। एज आई टोल्ड यू, इंडियन ओशन में देयर इज रीयूनियन आइलैंड जहाँ पर फ्रांस के सेटलमेंट्स हैं, तो इंडियन ओशन में वो फ्रांस भी उतनी अच्छी पार्टनरशिप करना चाहता है कि इंडिया और श्रीलंका के साथ एक पार्टनरशिप रहे यहाँ पर, क्योंकि चाइना का इंडियन ओशन में पेनिट्रेशन काफी बढ़ता जा रहा है। नाउ दिल्ली इज नाउ वर्किंग विद इट्स लाइक माइंडेड पार्टनर्स टू ऑफर क्रेडिबल इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव टू इट्स नेबर्स। अब जापान के साथ मिलकर हम क्यों पार्टनरशिप कर रहे हैं? क्योंकि जापान वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। हम लोग उतने एज अ कंट्री उतना नहीं इन्वेस्ट कर सकता इंडिया दूसरी कंट्रीज में। चाइना अकेला इतना कर सकता है जितना सारे मिलकर कर सकते हैं। उसके फॉरेन रिजर्व भी ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन के आसपास है, हमारे पास है समथिंग 600 $650 बिलियन। ओके, तो हमें जापान फ्रांस का कोलैबोरेशन इसलिए करना पड़ता है अपने खुद के इंडियन ओशन रीजन में भी, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक माइट उतनी ज्यादा नहीं है। Alright, so together the three trends, that is region's new economic openness, okay, Delhi's neighborhood policy and Western support for Indian-centered regionalism in South Asia could transform subcontinent geoeconomic landscape. Alright, तो ये सब मैं आपको समझा चुका था ऊपर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ WHO की रिपोर्ट है कि बस आपको इतना याद रखना है कि टोबैको कंजम्पशन डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये अच्छी बात है वर्ल्ड के लिए। दूसरा यहाँ पे कार्बन स्टोरेज एंड कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी की बात की जाती है। इसमें क्या करते हैं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कीजिए, ठीक है, उसको कंप्रेस कीजिए और उसके बाद आप नीचे बहुत नीचे ले जाके कहीं 1 किलोमीटर नीचे ले जाके अर्थ में पत्थरों के बीच में उसको स्टोर कर दीजिए, ठीक है। तो ये दो चीजें हो सकती हैं इसमें, या तो जैसे सपोज एक पावर प्लांट है, ठीक है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू कीजिए, उसको वहीं कैच कर लीजिए, ठीक है, कंप्रेस कीजिए और फिर स्टोर कर दीजिए। और दूसरा ये होता है कि ऑलरेडी जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कीजिए, उससे बाकी की गैसेस अलग कीजिए और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस कीजिए और स्टोर कर दीजिए पत्थरों में, ठीक है। ये दो तरीके से हम कार्बन कैप्चर कर सकते हैं। इस पे तो हम मेंस वाली सीरीज में डिटेल में भी करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ओके, तो ये कैसे वर्क करता है वो मैंने बता दिया, बट इसका जो अभी तक रिपोर्ट है, जितने जो परफॉर्मेंस है वो इतनी कोई ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगी है। हालांकि ये हम लोग कर इसलिए रहे हैं ताकि हम लोग पेरिस का जो टारगेट है नेट जीरो एमिशन ग्लोबल लेवल पर उसको अचीव कर पाएं। क्योंकि दो ही तरीका है, या तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम कर लीजिए या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी है उसी को स्टोर कर लीजिए। ये दो ही तरीके हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने के। तो वर्ल्ड ओवर अभी टोटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं मोर देन 190, ठीक है, और 61 फैसिलिटीज ऐड की हैं न्यू, राइट। 30 वर ऑपरेशन, 11 अंडर कंस्ट्रक्शन एंड रिमाइंडर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे रोहिणी कमीशन बैठी थी सब कैटेगराइजेशन करने के लिए ओबीसी का, ठीक है। उनको लगता है कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही सारा रिजर्वेशन कॉर्नर कर रहे हैं एंड ओबीसी में करीब 3000 से ज्यादा कास्ट हैं, तो सब तक पहुंच नहीं पा रहा है। सी, अकेले सेंट्रल लिस्ट की बात करें, स्टेट लिस्ट को हटा दो, सेंट्रल लिस्ट में भी 2600 एंट्रीज हैं ओबीसी में, राइट। एंड कुछ कास्ट ही पूरा रिजर्वेशन कॉर्नर कर जाती हैं और बाकी कास्ट को मिल नहीं पाता है। जैसे यहाँ दिया है 97% ऑफ ऑल जॉब्स एंड एजुकेशन सीट had gone to 25% of OBC caste, एंड इसमें से भी ऑलमोस्ट 25% तो सिर्फ 10 ओबीसी कम्युनिटीज ले जाती हैं। तो एज पर रोहिणी कमीशन, यादव कम्युनिटी, ओके, देन देयर इज कुर्मी, कुशवाहा, ठीक है। अभी इसके रिकमेंडेशन सामने नहीं आए, बट बीच में जब एक बार इसके कुछ रिकमेंडेशन लीक हुए थे तब उन्होंने कहा था कि यादव कुर्मी इनको कहीं ना कहीं थोड़ा बाहर करने की जरूरत है। राइट, तो इन लोगों ने कुछ डिफरेंट 4 अलग अलग कैटेगरीज बनाना चाहते हैं। जब रिपोर्ट सामने आएगी तो और बेटर पता चलेगा। कुछ एक पिछड़ा होता है, एक अति पिछड़ा होता है, इस तरीके से, ठीक है। और फिर ये 27% को डिवाइड करना चाहते हैं। चलिए, यहाँ पर एक बिल पेश हुआ है आईआईएम को लेकर, तो इसके बारे में पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ बेसिक बातें।
जब पास होगा तब फिर से डिस्कस कर लेंगे, बट अभी फिलहाल जान लीजिए, क्योंकि अगर सब चीज़ें हम पेंडिंग रख देंगे तो फिर उस टाइम ज़्यादा बर्डन होगा। देखिए क्या होता है आईएम में, एक होता है आपका बोर्ड ऑफ गवर्नर, ठीक है, इसमें एक होगा चेयरमैन जो ये लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इस ये बोर्ड ऑफ गवर्नर का काम होता है कि ये अपॉइंट करेगा एक डायरेक्टर जो इसे आईएम को हेड करेगा। ऑलराइट, अभी डायरेक्टर का सिलेक्शन कैसे होगा, तो ये होता है एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी से। Alright, इसमें टोटल होते हैं 4 मेंबर। एक तो हो जाएगा चेयरमैन, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर का, ठीक है, ये वाला चेयरमैन, प्लस 3 मेंबर और होंगे। क्लियर है? तो अब चेंजेस क्या किए जा रहे हैं, देखिए पहला चीज तो गवर्नर कह रहे गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो चेयरमैन है ये आप इलेक्ट कर रहे हो ना, नहीं आप नहीं करेंगे, इसको गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, यहां पर 3 मेंबर हैं, इन 3 मेंबर में से एक मेंबर गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। ऑलराइट, ये दूसरा चेंज है। थर्ड, कि ये जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा इसके लिए आपको प्रायर परमिशन लेनी होगी। फोर्थ चेंज, इनके रिमूवल के लिए भी आपको प्रायर परमिशन लेनी होगी। ऑलराइट, तो ये 4 चेंजेस हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, समझ में आई? जो चेयरमैन होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर का उसको गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। फिर सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो है, जो डायरेक्टर को अल्टीमेटली सिलेक्ट करती है, उसमें 3 मेंबर हैं, तो उसमें भी एक मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए प्रायर परमिशन चाहिए आपको गवर्नमेंट की, रिमूवल करने के लिए भी प्रायर परमिशन चाहिए। तो अगर इतना समझ में आ गया तो अब आपको ये आर्टिकल भी समझ में आ जाएगा। देखिए, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में गवर्नमेंट को पावर चाहिए कुछ, एंड इसके अलावा कुछ इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए भी पावर चाहिए। तो आपका ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017 जो था उसने क्या किया था कि 20 एग्जिस्टिंग आईएम्स को एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया था टू एम्पावर द इंस्टीट्यूशंस टू अटेन स्टैंडर्ड ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस। क्लियर? नाउ अंडर 2017 एक्ट डायरेक्टर ऑफ एन आईएम इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, ये कुछ नई बातें इंसर्ट करना चाहते हैं, दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी ए विजिटर ऑफ एवरी इंस्टीट्यूट। इस वर्ड को याद रखिए, विजिटर। हर इंस्टीट्यूट में एक विजिटर होगा और वो कौन होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके 3 रोल दिए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, टू मेक अपॉइंटमेंट्स, टू ऑडिट द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड टू कंडक्ट इंक्वायरी। ये 3 रोल दिए जाएंगे विजिटर को। जहां तक समझ में आया? ठीक है, अपॉइंटमेंट करने का अधिकार, दूसरा ऑडिट कर सकते हो आप, और तीसरा कोई इंक्वायरी भी इनिशिएट कर सकते हो आप, ठीक है। ये किसको दिए जाएंगे अधिकार, विजिटर यानी कि प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को कोई अधिकार देने का मतलब सीधा सीधा है कैबिनेट को अधिकार देना, क्योंकि ये तो बाउंड है ना कि प्रेसिडेंट शुड एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ऑलराइट, नेक्स्ट। अब अभी करंट प्रोसेस क्या है, द डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। क्लियर? बट अभी लोग क्या करना चाहते हैं, डायरेक्टर शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है एंड शैल प्रोवाइड लीडरशिप टू द इंस्टीट्यूट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका काम है। और ये डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है फ्रॉम द पैनल ऑफ नेम्स रेकमेंडेड। एक पैनल होता है जो मतलब 3-4 लोगों के नाम रेकमेंड किए जाते हैं। कौन कमिट करता है, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। और जो बोर्ड का चेयरमैन होता है वही हेड होता है इसका, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा 3 मेंबर और होते हैं। अब इसमें बिल क्या चेंज करने वाला है, ये कह रहा है कि बोर्ड शुड ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर अपॉइंटिंग द डायरेक्टर। तो पहला गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हुआ यहाँ पे, और इनिशियल प्रोसेस में भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि जो 4 मेंबर की सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बन रही है उसमें 1 मेंबर नॉमिनेट करेगा विजिटर यानी कि प्रेसिडेंट, दैट मीन्स कैबिनेट। ऑलराइट, नाउ बोर्ड विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द विजिटर टू रिमूव द डायरेक्टर एज वेल। रिमूव करने पर भी प्रायर अप्रूवल चाहिए। सर्विसेज ऑफ द डायरेक्टर मे बी टर्मिनेटेड बाय विजिटर इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। और अगर डायरेक्टर को बोर्ड रिमूव नहीं कर रहा है तो प्रेसिडेंट यानी कि विजिटर भी रिमूव कर सकता है।
Now, bill seeks to take away the power of appointment of chairperson from the board and instead make chairperson a nominee of president. अब जो बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरपर्सन ही है वो भी गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। मैं सिर्फ आपको ये आर्टिकल गो थ्रू करवा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। Now, the words to be appointed by board shall be replaced by the words to be nominated by visitor. Right? Visitor may appoint one or more person to review the work and progress of any institute and hold inquiries. Right? क्योंकि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जब लॉगर हेड पे रही है, गवर्नमेंट कुछ कर रही थी लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर ने कुछ और कर दिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो। ऑलराइट, फिर यहाँ पे बात आती है रशियन ऑयल इंपोर्ट्स की। तो इस पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने डिस्काउंट भी कट कर दिए हैं। उसके बाद मैंने आपको प्राइस कैप भी समझाया था जो वेस्टर्न कंट्रीज लगाया। अब ये प्राइस कैप से ऊपर जा चुके हैं इसके रशियन क्रूड के प्राइसेस। ठीक है, तो दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको। 2000 के नोट में से ऑलमोस्ट 88% वापस आ चुके हैं बैंक के पास, आरबीआई के पास। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर क्योंकि ब्लैक सी ट्रीटी जो थी ग्रेन सप्लाई के लिए वो तो रशिया ने तोड़ दी थी, तो अब यूक्रेन दूसरा रास्ता निकाल रहा है कि उसके नीचे एक क्रोएशिया का पोर्ट है एड्रियाटिक सी के आसपास। ठीक है, तो वो चाहता है कि अब मैं क्रोएशिया के थ्रू अपने ग्रेन एक्सपोर्ट कर सकूं। ठीक है, जैसे अगर ये यूक्रेन है, ये तो यूक्रेन से निकल के आप जा सकते हो रोमानिया, राइट, और वहां से निकलते हुए जाओगे सर्बिया और फाइनली वहां से क्रोएशिया। तो यहाँ से आप एड्रियाटिक सी से होते हुए मेडिटेरियन सी। ये मैं मैप पे दिखा दूंगा आपको कल, या आप खुद से भी देख लीजिएगा क्योंकि ऐसी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के लिए। सेकंड, यहाँ पे वॉर नॉट एन ऑप्शन, रेडी टू होल्ड टॉक्स विद इंडिया। तो कल इनके पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने सेंसिबल बात की, बट अगर आपने न्यूज़ चैनल देखे हो ना तो आज तक चैनल ने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया कि पाकिस्तान ने टेके घुटने। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ नहीं है, सेंसिबल बातें कर रहे हैं अगर तो अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने वही बोला है कि देखिए, बिकॉज इफ देयर इज एनी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हु विल लीव टू टेल व्हाट हैपेंड। न्यूक्लियर वेपन्स आज के बहुत ज्यादा डेंजर है। जापान में उस टाइम जो गिरे थे वो तो आज के न्यूक्लियर वेपन सामने खिलौने जैसे हैं। चाइना विल ऑलवेज स्टैंड फर्मली विद पाकिस्तान, जी जिनपिंग। ऑलराइट, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर, और कुछ नहीं है जानना। Okay, so that's it for today, and soon, from in 1 or 2 days, we will be starting the prelims extra. ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम अदर आर्टिकल्स लाइक पीआईबी, लाइव मिंट, द हिंदू। ओके, इसके अलावा कुछ मैगजीन्स जैसे हमारी योजना हो जाती है, कुरुक्षेत्र हो जाती हैं, डाउन टू अर्थ हो जाती है, क्योंकि इनसे प्रीलिम्स में आजकल क्वेश्चन आते हैं। सो हम लोग इसको कवर करेंगे, तो 1-2 दिन में ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ ग्रेट डे।